वेलकम बैक एस्पिरेंट्स। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि जितनी भी आपके डिमांडेड वीडियोस हैं या जो भी मेरे को आपको इन्फॉर्मेशंस देनी है उनमें मैं पहले एनालाइज कर लूँगी, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको सबसे पहले बनाऊँगी। और अब आपके सीडीएस एग्ज़ाम के फॉर्म्स आने वाले हैं एकदम, तो इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो सीडीएस की स्ट्रैटेजी और जो भी प्लानिंग वगैरह करनी है, आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है या किसी भी बिगिनर को कैसे शुरू करना है, वो वीडियो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी बिकॉज ऑफ टाइमिंग इशूज़। तो इसलिए मैं इसको सबसे पहले बना रही हूँ। और इसके लिए थोड़ा-सा मैं पहले बता दूँ कि इस वक़्त मैं बहुत ही जल्दी में ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि सारी डेट्स वग़ैरह आपको मेंशन करनी है। आपके पास इतना टाइम नहीं है, ये भी सब कुछ आपको बताना है, इसलिए शाम की जगह मैं ये वीडियो मॉर्निंग में ही बना रही हूँ। हाँ, टाइम अपलोड करते-करते शाम हो जाएगी, क्योंकि मुझे बाकी थोड़े से काम निपटाना है। तो इस टाइम बहुत शोर होता है बाहर, इस वज़ह से मुझे ये जुगाड़ लगाना पड़ रहा है। बाकी अब मुझे लग रहा है कि मुझे एक माइक माइक लेना ही पड़ेगा, सो आई विल ऑर्डर दैट। फिलहाल इससे काम चला लेते हैं। तो मेन अभी अभी इसी से देख लो कि कितनी जल्दी में और कितना ज़रूरी समझ के इस वीडियो को मैं बना रही हूँ। सो यू विल हैव टू मेक इट वर्थ। बस जितना टाइम बचा है उसको लग जाओ अपनी प्रिपरेशन में, और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। मैं आपके लिए ये चीज़ कर रही हूँ, तो आपको आपको तो अपने लिए करना है, लेकिन हाँ, करो ज़रूर इसे, इस चीज़ को, इस मेहनत को एटलीस्ट सफल बनाने के लिए तो ज़रूर करो, अभी से लग जाओ। तो अब ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो आपके सीडीएस एग्ज़ाम के फॉर्म्स आने वाले हैं। सीडीएस 1 का फॉर्म आने वाला है आपका 22 दिसंबर को, और फिर जिसके लिए लास्ट डेट रहेगी 11 जनवरी। एडमिट कार्ड्स आपके मार्च में आ जाएंगे, और आपका मेन एग्जाम जो है सीडीएस 1 का जो एग्जाम है वो होगा आपका 10 अप्रैल को। तो इसलिए आपको पता है आपके पास बस मुश्किल से 3-4 महीने, 4 महीने भी मतलब है वो, क्योंकि आपको रिविजन वगैरह में भी टाइम लग ही जाएगा। तो फिर वो भी मैं पूरा स्ट्रेटेजी आपको पूरी एक बता दूंगी, पूरा समझा के कितने मंथ्स है, मंथ्स में आपको क्या क्या करना है, क्या सब मतलब वो सारी चीज़ें। और सीडीएस 2 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए फॉर्म्स आ जाएंगे 18 मई को, और जिसकी लास्ट जून रहेगी 14 जून। हाँ, लास्ट जून रहेगी, जिसकी लास्ट डेट रहेगी 14 जून। और उसके लिए एडमिट कार्ड्स अगस्त में आ जाएंगे। एंड सीडीएस 2 का जो एग्जाम है वो होगा आपका 4 सितंबर को। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको सीडीएस 1 का फॉर्म फिल करना है या सीडीएस 2 का, क्योंकि सीडीएस 1 के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करना होगा, उसके बाद वो सारी चीज़ें करनी होगी। तो इस वजह से अगर आप बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो अभी आप सीडीएस 1 का अपने सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए फिल कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए। लेकिन मेन जो आपको जिसमें अप्लाई करना होगा या जिसमें अच्छे से आपको एग्जाम देना होगा वो सीडीएस 2 के लिए करना। और अगर बेसिक आपका ठीक है, मतलब आपने बेसिक हो चुका है आपका, और मेन अब आपको करना है एग्जाम के लिए जो बाकी बुक्स है, स्टैंडर्ड बुक्स है, उस वो अगर आपको अब करनी बाकी रह गई है तो फिर आप सीडीएस 1 का दे सकते हो एग्जाम। तो मेन ये है कि फॉर्म की डेट्स मैंने आपको बता दिया, आपके पास कितने मंथ्स है, क्या करना है, बुक्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और हाँ, एक चीज़ और, किसी का ये पूछना था कि मैं ल्यूसेंट कर लूँ या लक्ष्मीकांत कर लूँ। तो देखो, ल्यूसेंट इतनी सी है और पाथ फाइंडर कितनी है, तो जाहिर सी बात है जीके ये भी है, जीके ये भी है, मतलब जीएस जो भी है, जीके जीएस दोनों, इसमें भी वो सारे सब्जेक्ट है, इसमें भी वो सारे सब्जेक्ट है, लेकिन वो इतनी मोटी क्यों है? अच्छा है, बैकग्राउंड पे दिख रही है, ये इतनी मोटी क्यों है? कुछ तो फर्क है ना। ये सारा कुछ कवर नहीं कर लेगी, ल्यूसेंट आपकी सब कुछ कवर नहीं कर लेगी। इस वजह से आपको पाथ फाइंडर मैंने हमेशा से ही रिकमेंड कर रही हूँ। पाथ फाइंडर कोई मैंने नहीं बनाई है जो मैं बार बार इसे रिकमेंड कर रही हूँ कि मेरा इससे कुछ फायदा होगा, इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत कुछ है और वो सभी चीज़ें आपको करनी है। और लक्ष्मीकांत है तो अगर पॉलिटिकली आप लक्ष्मीकांत करते भी हो, हालांकि इसमें भी मैं अभी बुक में आपको सारी चीज़ें दिखा दूंगी एक बार को। इसमें भी जो पॉलिटी का पोर्शन है ना वो लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंग ही शुरू है, मतलब लक्ष्मीकांत में जिस तरीके से स्टार्टिंग है, इंडेक्स है, और जो भी उसके बाद जो मैटर है इसमें ब्रीफ में है, लेकिन है वही चीज़ें। तो इसलिए आप इसको कर सकते हो, और इसमें मतलब ए टू जेड सब कुछ ही है इसमें। तो इसलिए सीडीएस की पाथ फाइंडर मैं बोल रही हूँ, अगर आप अफोर्ड नहीं भी कर सकते हो, और अगर दिल्ली की तो लाइब्रेरी का एड्रेस मुझे पता है तो वो मैं बता सकती हूँ आपको, वहाँ जाके आप देख सकते हो। अगर फिर भी आपको नहीं मिलते या कोई भी मजबूरी या कुछ भी है ना, तो एक बार मेरे को बोलना। हालांकि बहुत मोटी बुक है इसलिए मैं इसका पीडीएफ नहीं बना पा रही थी। अब बना तो अभी भी नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ, अगर अब बहुत मजबूरी है, नहीं मिल रही है आपको बुक्स, ऐसा कुछ भी है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट इसके इंपॉर्टेंट पेजेस जो है ना उनका कुछ मतलब मैं वीडियो ही एटलीस्ट बना दूँ, क्योंकि पीडीएफ में बहुत टाइम लगता है और वो फाइल इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपको भी डाउनलोड करने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए मैं इसकी जो पेजेस हैं, इंपॉर्टेंट पेजेस या जो भी हैं, उसकी एक वीडियो ही बना के आपको दे दूँगी। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर आप मेरे को बता देना कमेंट्स में, तो मैं ट्राई करूँगी कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँ, इसके ऊपर मतलब इसके पेजेस की, इस बुक का वो वीडियो बना, इस बुक की वीडियो बना दूँगी।
हाँ, तो ल्यूसेंट और उसका वाला भी आपका आई होप क्लियर होगा। और जितना भी वो मैं स्ट्रैटेजी आपसे अभी शेयर करूँगी पूरा अच्छे से। मेन ये कि इंग्लिश का जो वर्क है ना आपका, क्योंकि पता है इंग्लिश का पूरा अलग से एक पेपर होता है, तो उसमें वोकैब, ग्रामर सब कुछ आपको बहुत अच्छी करनी है। इंग्लिश अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इस वजह से इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। अभी तो मैं आपको मेन स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। और रही बात वोकैब की, इंग्लिश में वोकैब भी बहुत, बहुत बड़ी चीज़ है। और वो कैब के लिए ना, जैसे मैंने इंग्लिश के ऐप के लिए आपको बताया था कि मैंने 30-40 ऐप सर्च करी होंगी कि मुझे एक वो प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पे मैं किसी से कम्युनिकेट कर सकूँ इंग्लिश में। तो उसी तरीके से वोकैब के लिए भी मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढी थी चीज़ें। तो एक इस मतलब कंक्लूजन में मैं पहुंची थी कि वोकैब में ना ऐसी कोई फिक्स बुक नहीं है कि भाई हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी से वो आते हैं, या ऐसा कुछ बताते हैं कि हाँ इस टाइप के जो वर्ड वर्ड मीनिंग्स होते हैं वो उस टाइप के ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। वो आपको ना हमेशा से अपनी वोकैब स्ट्रांग रखनी होगी। वोकैब स्ट्रांग कैसी होगी कि साल भर आप इन चीज़ों को करते ही रहो। अब जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि जब भी आपको कहीं कोई वर्ड दिखे, इसका मतलब नहीं पता, तुरंत उसको गूगल करो और उसे नोट डाउन करो, क्योंकि एक बार में आपको वो याद नहीं हो जाने वाला है। मैं इसलिए मैंने ये कॉपी रखी है अपनी, आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखो, ये इस तरीके से, ये तो फ्लिप पे वो होगा। इस तरीके से मैं सारे वर्ड मीनिंग्स करती रहती हूँ। जब भी न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ मैं, तो उसमें जो भी मुझे हार्ड वर्ड लगते हैं उसको मैं सबसे पहले इसी तरीके से करती हूँ। जो भी होते हैं उनको मैं गूगल करती हूँ और फिर इसमें मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। तो इस तरीके से अपनी एक कॉपी बना लो जिसमें जो भी आपके हार्ड वर्ड्स है वो हो सकता है अभी वो टाइम मतलब पूरा आप याद ना कर पाओ, क्योंकि अभी टाइम कम है स्पेशली CDS 1 के लिए। लेकिन इन चीज़ों को आपको साल भर करते रहना है, इसलिए मैं कह रही हूँ। इसलिए मैंने लास्ट टाइम भी जो CDS स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने कहा था कि इंग्लिश तो ऐसी चीज़ है वो आपको साल भर करते रहना पड़ेगा। तो वोकैब का भी कुछ ऐसा ही हाल है। बाकी फिर भी आप इसके लिए कुछ बुक्स को फॉलो कर सकते हो जिनमें इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग्स ही होंगे। वो एक है वर्ड पावर मेड इजी, ये बुक है वो। और वोकैब के लिए भी मतलब काफ़ी बुक्स को कर सकते हो, लेकिन बात वही है कि ज़रूरी नहीं है उसमें दुनिया भर के सारे वर्ड्स हों और जो उनमें वर्ड्स हो वही उसमें आने वाले हो। तो ये तो थोड़ी एक कोइंसिडेंस की भी बात है कि भाई जो हम याद करें वही आए या ना आए, या जो भी हमें पता हो वो आए ना आए। लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ ज़रूर करनी है कि जब भी कुछ भी पढ़ रहे हो उसमें कोई वैसा वर्ड दिखा कि आपको इसका मीनिंग नहीं पता, तो ये अपनी हैबिट बनाओ कि उसको नोट डाउन करो, तुरंत उसे गूगल करो, तुरंत उसका मीनिंग जानो और उसको नोट डाउन करो। तो इस तरीके से ही आपको अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि ये 2-3 दिन या 2-3 महीने में ये चीज़ ये नहीं हो जाएगी, ये लंबा टाइम लगेगा इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने में, ठीक है। तो और इंग्लिश के लिए मैंने वो वीडियो भी बताई थी कि एक जो मैंने बना रखी है वो बहुत लंबी वीडियो इसीलिए है क्योंकि उसमें मैंने एकदम बेसिक से ट्रांसलेशन और वो बेसिक ग्रामर यूज़ बताया। क्योंकि देखो इन एग्जाम्स में या फिर बोर्ड्स एग्जाम में भी और इन एग्जाम्स में ऐसे नहीं पूछा जाता कि कोई एक लाइन दे दिया उसको ट्रांसलेट करो, ये सब तो होता ही नहीं है, ये सब तो कब का पीछे छूट गया है। अब ये रहता है कि आपको पूरा एक सेंटेंस में एक वर्ड के बेसिस पे वो करना होगा कि एक कौन से टेंस का कौन सा पार्ट है, आपको आइडिया लगाना होगा और आपको मेंशन ये करना होगा कि इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। तो उसके लिए आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये कौन से टेंस का कौन सा पार्ट है। और ये कुछ उसी तरीके से मैंने, इसीलिए वो वीडियो इतनी लंबी गई है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियो बहुत शॉर्ट रहे, कि मतलब ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो, शॉर्ट में उसे ख़त्म कर दूँ। लेकिन वो वीडियो बहुत लंबी है क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल में और A to Z चीज़ समझाई है कि अगर आप ये जान जाओगे कि फॉर्म ऑफ वर्ब कब कौन सी यूज़ होती है, और ये इसके लिए ये पता लगाना ज़रूरी है कि कौन से टेंस का कौन सा पार्ट है, तभी आप उस टाइप के क्वेश्चन को एकदम सही करके आ सकोगे। तो खैर ये भी मैंने इसलिए बोला था कि मैं अलग से ये जो इंग्लिश की वीडियो बनाऊंगी उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन कर दूंगी। अभी मेन हम अपनी स्ट्रैटेजी को शुरू करते हैं कि आपके पास कितना टाइम है, उसमें आपको क्या क्या कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने पूरा डेट के अकॉर्डिंग मेंशन कर रखा है कि आपके पास कितने मंथ है और क्या क्या सब्जेक्ट में आपको क्या क्या वो करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। CDS 1 का जो एग्ज़ाम है वो 10 अप्रैल को है, 10 अप्रैल 2022। और CDS 2 का एग्ज़ाम 4 सितंबर को है। तो अगर आप CDS 2 का एग्ज़ाम देते हो तो उसके लिए आपके पास ये सभी मंथ्स हैं, लेकिन अगर आप CDS 1 का देते हो तो आपके पास सिर्फ यही 4 मंथ्स हैं। और इस वजह से आपको इस केस में तो सीधे अपनी मेन बुक्स पे जाना होगा, क्योंकि आप इन मंथ्स में NCERTs को कवर नहीं कर सकते। अगर NCERTs करोगे तो उन्हीं में लगे रह जाओगे, बाकी के आप अच्छे से कवर नहीं कर सकते। और इस वाले में आपके पास पूरा टाइम रहेगा कि आप NCERTs को भी कर लो, उसके बाद
अपनी स्टैंडर्ड बुक्स पे भी चले जाओ। तो इसलिए अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तभी आप CDS 1 वाला देना, या आपको अगर लगता है कि आप कवर कर लोगे, अभी आप और कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब जॉब वगैरह नहीं कर रहे हो, या पूरा आपका फोकस स्टडीज़ पे ही है, तो आप इस 1 वाला भी फिल कर सकते हो। तो दिसंबर ये अभी मैंने ब्लैंक इसलिए छोड़े कि आप इन्हें अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक मेन आइडिया मिल जाएगा कि आपके पास ये 4 मंथ्स है अगर आप CDS 1 का एग्ज़ाम देना चाहते हो, और ये सारे मंथ्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 मंथ्स हैं अगर आप CDS 2 का अटेम्प्ट देना चाहते हो। तो ये मेन मैंने अभी सिर्फ ये मेन वो बताया है, और इसीलिए मैंने सिलेबस को अलग से मेंशन कर दिया। यहाँ पे साइंस के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरी प्रिपेयर करनी होगी। GS में, ये भी वैसे जनरल साइंस है, GS में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और GK करनी होगी। इंग्लिश में आपको, ये तो मैंने खैर अच्छा सा नहीं लग रहा था यहाँ पे ब्लैंक, तो इसलिए मैंने ये मेंशन कर दिया। हालांकि पूरी ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन वगैरह सब आएगा। कॉम्प्रिहेंशन में वही जो आपको पूरा पैसेज दिया होगा उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वो आपको यहाँ पे बताना होगा। और करंट अफेयर्स में ये तो मैंने कुछ ही मेंशन करे हैं यहाँ पे, हालांकि मुझे डॉट डॉट लगा देना चाहिए क्योंकि ये पूरा नहीं है अभी यहाँ पे। बहुत सारे हैं, वो तो अभी मेरे को इतना इतना ध्यान था तो फिर ये मैंने बता दिया। वो तो आपको वैसे भी जब आप पूरी प्रिपरेशन करोगे तो सब मिल जाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स में भी बहुत, वो भी काफ़ी वास्ट है। हाँ, पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली ये डिफेंस के लिए। डिफेंस का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके करंट अफेयर्स तो आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए, ठीक है। स्पोर्ट्स और जो डिफेंस के हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इन्हें इसलिए मैं स्टार लगा देती हूँ कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो ये आपके एक मतलब थोड़ा सा मैंने एक आइडिया देने के लिए पूरा मेंशन कर दिया है। अब ये मंथ्स के अकॉर्डिंग हम कैसे डिवाइड करोगे? सबसे पहले शुरुआत में वो सब्जेक्ट करना फर्स्ट मंथ में जो आपका सबसे वीक सब्जेक्ट है। यहाँ पे मैं इसलिए लिख दे रही हूँ, अपने वीक सब्जेक्ट्स को सबसे पहले करना, क्योंकि वीक सब्जेक्ट ज़्यादा टाइम लेगा, और उसको और एंड का टाइम आपको रिवीजन के लिए रखना है, एंड मंथ्स, ठीक है। यही सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी वो कर देती हूँ कि वीक सब्जेक्ट्स को सबसे पहले करना। इवन आपके पास बहुत सारा टाइम हो तभी भी वीक सब्जेक्ट्स को आपको सबसे पहले करना है, और लास्ट का जो टाइम है वो आपको रिवीजन के लिए रखना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग शुरू में ही सारा कर लो, मतलब कि पूरा शुरू से एंड तक आप सारा पढ़ने में ही टाइम दो, आपको रिवीजन के लिए भी टाइम ज़रूर देना है। एज आई सेड अर्लियर, तो आपको रिवीजन के लिए भी टाइम देना है और अपना उसे पूरा कवर करने के लिए भी देना है। इस वजह से आपको शुरुआत में सारा जो नहीं पता है आपको वो सारी चीज़ें पढ़नी है, फिर लास्ट में आपको रिवीजन के लिए टाइम ज़रूर देना है। तो इस चीज़ को एकदम गार्ड बांध के रखना। तो अगर आप CDS 1 का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो मेन समझ लो आपके पास ये 1 और 2 मंथ्स ही हैं चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि फ़ैब और मार्च तो आपको रिवीजन के लिए देना चाहिए। और अगर ज़्यादा चीज़ें आपके पास ऐसी है जो आपको नहीं आती, आपको शुरू से करनी है, तो आपको ये तीनों मंथ्स में उसे पढ़ना होगा, और ये मार्च का आपको सिर्फ रिवीजन के लिए देना होगा। होल मंथ ही आपको रिवीजन के लिए देना होगा। और फिर ये पूरे 9 मंथ्स में से आपको अगर पूरा आपको NCERTs भी करनी है, NCERTs तो ये 2 मंथ्स तो आराम से ले लेंगी NCERTs। उसके बाद आपको अपनी स्टैंडर्ड बुक्स करनी है, जो मैंने मेंशन कर दिया है, स्टैंडर्ड बुक्स। उसके बाद एंड में आपको यहाँ पे ये 2 मंथ्स के सामने मैं इसीलिए लिख रही हूँ इसे कि ये 2 मंथ्स आप रिविजन के लिए रख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे मंथ्स में आपको ये सारा सिलेबस कवर करना होगा, और सिलेबस मैंने इसीलिए अलग से मेंशन करा कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर रहें कि इन मंथ्स में, जिससे आप अपने हिसाब से इन्हें डिवाइड कर सको कि इन मंथ्स में मेरे को ये कंप्लीट करना है। अब अगर फिर भी एक थोड़ा सा मैं आपको सब आइडिया दे देती हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। वो इस तरीके से आप अपना डेली का टारगेट लेके चलना कि सपोज़ कोई भी रैंडम डेट है, या जैसे मैंने डाल दिया 5 दिसंबर, ठीक है। तो 5 के लिए मैंने क्या करा कि मुझे आज क्या क्या सब्जेक्ट करने हैं वो सारा मैंने लिख लिया। जैसे सपोज़ मैं अभी हिस्ट्री कर रही हूँ, तो हिस्ट्री मेरे को काफ़ी बोरिंग लग रही है, तो मैंने हिस्ट्री के साथ साथ ही सपोज़ साइंस का कुछ भी बायो ले लिया, तो मैं हिस्ट्री के साथ साथ बायो भी कर रही हूँ। तो अगर मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे मैं भाई बोर हो गई, तो मैंने उसके बाद बायो कंटिन्यू कर ली, क्योंकि हमें यहाँ पे बोर होने का टाइम ही नहीं है हमारे पास। बोर अगर हो रहे तो हमें दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच कर जाना है, लेकिन कर रहे हमें दोनों ही हैं। इस वजह से ये ज़रूर ध्यान रखना कि डेली के बेस पे टू डू लिस्ट ज़रूर बनाओ, और उसमें और करंट अफेयर्स, हालांकि करंट अफेयर्स आप एंड के टाइम में भी कर सकते हो, लास्ट के दिनों में, तो लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करते ही चलना अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। और डिफेंस के करने हैं आपको, तो फिर थोड़ी उसकी भी बेसिक वो सब पता
पता होना चाहिए। इस तरीके से डेली के डेट के साथ अपने आप टू डू लिस्ट रखना कि आपको आज के दिन में क्या क्या कवर करना है, और जो अगले दिन का रखोगे एक बार उस पर ये भी चीज़ें देखना कि जो सारी आपने प्रीवियस डे में करी है वो आपको थोड़ी बहुत भी याद है या नहीं। हालांकि आप रिविजन लास्ट डेज में करोगे ही, बट फिर भी आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा अपना स्केड्यूल रखना है अभी के लिए। अगर 1 के लिए दे रहे हो तो इस तरीके से, और 2 के लिए दे रहे हो तो आपके पास टाइम तो है, पर फिर भी इतना भी नहीं कि आप उसे वेस्ट करो। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग सारा ये करना कि हर मंथ के लिए डिसाइड करे ना कि इस मंथ में मुझे एटलीस्ट ये दोनों सब्जेक्ट तो पूरे पूरे कवर करने ही हैं, इसमें ये करने, इस तरीके से सारा वो एक अपना बना के अभी से इस तरीके से थोड़ा, ये एक आइडिया है आपके लिए कि थोड़ा सा इस तरीके से आप अपना बना के रखो पहले से ही कि इस तरीके से मेरे को ये सारा ख़त्म करना है। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है, इस तरीके से सारे सब्जेक्ट अपना पूरा टाइम टेबल शेड्यूल सब कुछ बना लेना है कि किस दिन में मुझे क्या कवर करना है, क्या ख़त्म करना है, क्या रिवाइज करना है, सब कुछ। और मैं अभी आपको बुक की भी शेयर कर देती हूँ कि बुक एक बार थोड़ा सा मैं ऊपर ऊपर से दिखा देती हूँ आपको। अगर आपको ज़रूरत होगी तो बाद में एक प्रॉपर उस पर थोड़ी डिटेल वीडियो भी बना दूँगी। फिलहाल अभी इसको ऊपर ऊपर से एक बार नज़र डाल लो बुक पे। सिलेबस है बुक में, मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी या पिक्चर कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर ही दूंगी। तो ये पूरा मैथ्स का है, मैं एक बार इस पर जूम भी कर देती हूँ। ये रहा, ये मैथ्स का पूरा है, और ये जनरल इंग्लिश का है। ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी, स्पॉटिंग एरर्स, ये वोकैब और सिनोनिम्स एंटोनिम्स सब कुछ आएंगे ये। और जनरल साइंस का भी थोड़ा सा वास्ट है, इस वजह से उन्होंने अलग से पूरा, मतलब अलग से वो मेंशन करते हैं इसलिए। फिज़िक्स में ये सारी चीज़ें हैं, केमिस्ट्री में ये, और हाँ ये भी कंटिन्यूड है केमिस्ट्री के लिए, और बायोलॉजी में ये है, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद जनरल स्टडीज़ में इसको थोड़ा सा मतलब ऐसे शॉर्ट में ही सब्जेक्ट वाइज ही लिख दिया है। बाकी आप बुक से करोगे तो आपको उसमें वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और करंट अफेयर्स में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया है। तो जैसा कि उसके लिए मैंने इसलिए बोला ही था कि स्पोर्ट्स के लिए अवार्ड्स वगैरह की जो भी होंगे, और डिफेंस की जो भी, ये सारी चीज़ें सब कुछ आपको ध्यान में। एक बार मैं थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ। ये बुक का तो मैंने दिखाया ही था, ये इतनी मोटी बुक है। ये पूरा शुरू का थोड़ा पोर्शन तो ये मैथ्स के लिए ही है, इनफैक्ट आई थिंक हाफ पूरा ये मैथ्स के लिए ही है। उसके बाद ये इस तरीके से है, ये यहाँ पे एनालिसिस ये इस चीज़ का है कि क्या कितने मार्क्स का आया है, कब, किस मंथ में। तो ये स्पॉटिंग एरर्स का है, मतलब ये इंग्लिश के लिए पूरा वही है। अब मैं यार इतनी मोटी बुक है ये, तो इसके लिए तो मैं पीडीएफ नहीं बना सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा ही वो हो जाएगी, और ये आप ये शायद फाइल फिर डाउनलोड भी ना हो पाए, इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो मैं सीधे मेन ये दिखा देती हूँ कि हाँ ये इस तरीके से इसमें मेंशन है। ये इंग्लिश अभी ख़त्म नहीं हुई है। उसके बाद ये साइंस का पोर्शन है। उसके बाद यहाँ से ये साइंस का पोर्शन शुरू है, जिसमें सबसे पहले फिज़िक्स का है। तो ये देखो, ये इसी तरीके से सारा मेंशन है। मैं पाथफाइंडर हमेशा से इसीलिए मेंशन करती आई हूँ क्योंकि इसमें हर एक चीज़ जो थोड़ा सा एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग, और जो भी टॉपिक्स उसमें ज़रूरी रहते हैं उन सब के अकॉर्डिंग इसमें पूछा गया होता है। तो इसलिए ये आपको हेल्प करेगी ये बुक। तो ये सारा फिज़िक्स का पोर्शन है। हर क्वेश्चन के बाद, मतलब हर एक सब्जेक्ट का पार्ट खत्म होने के बाद उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और उन क्वेश्चंस में से भी जो क्वेश्चन जो PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनमें आए हुए क्वेश्चंस भी यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो इसलिए बुक से करना थोड़ा हेल्पफुल रहेगा, थोड़ा क्या है, बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद ये उसके आंसर्स हैं जो आप बाद में ही देख रहा, सोल्यूशंस भी हैं। उसके बाद सेकेंड केमिस्ट्री शुरू है। तो केमिस्ट्री में भी बहुत कुछ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, रेडियो एक्टिविटी, मतलब बहुत कुछ है। तो ये इस तरीके से सारा आपको इसमें भी मिल जाएगा। ये मेरे शिव जी। उसके बाद यहाँ से बायो शुरू है, जिसमें सेल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल के बारे में तो क्वेश्चंस आए थे, मैंने 2 बार आए थे जहाँ तक मुझे याद है। तो ये सब सेल के बारे में है, और आगे भी सारी चीज़ें, ये सब आधी से ज़्यादा तो आपको 10 तक की ही साइंस मिलेगी, मैथ भी 10 तक की ही मिलेगी। हाँ, बस 1-2 चीज़ें हैं जो थोड़ा सा 10th के बाद की चली जाती हैं, जिसका थोड़ा मोड़ा पार्ट 10th तक में देखने को मिलता है, इसी वजह से वो उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो भी पूछ लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें बायो की होगी। उसके बाद यहाँ से ये जनरल स्टडीज़ स्टार्ट है, जिसमें फिर सबसे पहले ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री के बारे में, मतलब हिस्ट्री में जो भी चीज़ें पूछी जाती है उसके बारे में ये है। ये थोड़ा सा, ये जो कैटेगरी, ये सब हेडिंग्स दिख रही हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा, छोटे छोटे ना भी दिखे तो भी। तो ये हिस्ट्री का है।
बुद्धिज़्म, इससे ये मैं इसलिए भी बार बार इसको दिखा रही हूँ आपको कि ये आइडिया, इन हेडिंग से आपको आइडिया लग जाए कि हाँ ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अगर आप बुक नहीं भी अफोर्ड कर सकते, आपके पास बुक नहीं भी है, तो इन हेडिंग से आपको आइडिया लग जाए। फिर ये यहाँ पे इसी की प्रैक्टिस एक्सरसाइज है और उसके बेस पे क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस और पुराने आए हुए क्वेश्चंस, ये CDS एग्ज़ाम 2012 से 2016 के सारे क्वेश्चंस हैं ये। अब ये हिस्ट्री भी आपको पता है ये 3 पार्ट्स में है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये उसके बेस पे अलग, इसमें उसके बेस पे भी डिवीजन है इसमें। तो ये हिस्ट्री ख़त्म होने के बाद यहाँ से ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में भी आपको थोड़ी ये हेडिंग्स इस पर नज़र डाल लो, जिससे आइडिया रहे आपको कि क्या क्या पढ़ना है। प्लैनेट्स के बारे में जो भी सारी छोटी बड़ी चीज़ें हैं, और फिर ये सारे अर्थक्वेक्स वगैरह जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, और ये फिज़िकल फीचर्स, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, विंड्स टाइप। अगर मैं इसे फास्ट पलट रही हूँ तो आप थोड़ा सा इसे स्लो करके वीडियो को इस पोर्शन पे स्लो करके देख लेना, क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती, तो इसलिए जनरली ऐसे दिखा दे रही हूँ आपको। ओके, तो हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई। यहाँ से एनवायरमेंटल साइंस है, ये थोड़ा छोटा ही पोर्शन है, ये इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ से पॉलिटी में ये जो चीज़ें है ना, ये थोड़ी स्टार्टिंग में लक्ष्मीकांत वाली है। जो पॉलिटी की बुक है UPSC के लिए लक्ष्मीकांत की, तो ये इसकी स्टार्टिंग कुछ इसी तरीके से है। तो आपको बेसिक भी करना है इसमें, और ये थोड़ा सा लक्ष्मीकांत मैटर मिल जाएगा थोड़ा सा ब्रीफ में। ये ज़रूर कर लेना, अमेंडमेंट्स वगैरह बाकी एग्ज़ाम्स में भी बहुत काम आता है ये। ये पार्लियामेंट वगैरह। और ये पॉलिटी के बाद यहाँ से इको है, और इको का बहुत छोटा सा पोर्शन है इसमें। वो नवरत्न, वो महारत्न, वो सारी चीज़ें, ये तो खैर बेसिक वो है जो इको की हैं। बाकी इको की थोड़ी जनरल चीज़ें भी है इंडस्ट्रीज़ को लेके, ये महारत्न, नवरत्न, वो सारी। और ये क्यों कभी नहीं कंसिडर किया जाता है किस कैटेगरी में, वो सारी चीज़ें ज़रूर कर लेना। इंडियन सिस्टम, मनी सिस्टम, ये जो बार्टर एक्सचेंज और क्रेडिट सिस्टम जो भी सब होता है, बैंकिंग सिस्टम। तो साइंस के भी मैंने तीनों वो दिखा दिए हैं। GS के लिए भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको दोनों चारों ही दिखा दी है। इंग्लिश भी शुरू में था, उसका मैंने इसलिए सिलेबस दिखा दिया। करंट अफेयर्स इसमें ये तब के हिसाब से है, तो करंट अफेयर्स अगर आप अभी बुक लेते हो तो आपकी अपने हिसाब से होगी। बाकी तो करंट अफेयर्स आप बुक से कितना भी कर लो, थोड़ा सा आपको अपने फ़ोन के उस पर डिपेंड रहना ही होगा। ये सारी चीज़ें हैं करंट अफेयर्स की। हाँ, यहाँ से ये आइडिया ले लो कि अगर बुक में इस तरीके से, जैसे जैसे ये नेशनल के उस पर है, ये सारी चीज़ें जो स्कीम्स हैं, और ये बजट से रिलेटेड इंटरनेशनल, इसमें तो खैर कम था ये रहा स्पोर्ट्स वगैरह का, तो आप लेकिन आप डिफेंस वगैरह वाले ज़रूर करना। तो यहाँ से आपको बुक का भी आइडिया लग गया होगा। और एक और बात मुझे आपसे कहनी थी कि सिर्फ CDS और SSB के लिए ही नहीं, इन केस ऑफ डाउट्स रिगार्डिंग स्टडीज़ ऑल्सो यू कैन आस्क मी। मैंने क्योंकि बहुत जम के तैयारी करी थी, तो मतलब कुछ सब्जेक्ट तो जो स्ट्रांग है तो उसमें तो मैं आपकी अच्छे से हेल्प कर ही सकती हूँ। देखो, मैं पढ़ाई की है, ये सारी चीज़ें वीडियो की रेगुलर आपको मैं किसी सब्जेक्ट के लिए अच्छे से वो सब प्रिपरेशन करा दूँ, वो मैं इसलिए नहीं बना रही क्योंकि अभी टाइम आपके पास कम है, और इसके लिए फिर मुझे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और उतना मैं टाइम नहीं दे पाऊंगी। नहीं तो मैं आपको ज़रूर इन चीज़ों में भी थोड़ी सी हेल्प कर देती। तो बस इतना कर लेना कि डाउट जो आपके हो वो मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि वैसे तो ऑब्वियसली आपको गूगल पे, यूट्यूब पे वो मिल जाएगा बहुत आराम से। बस कुछ उन पर्टिकुलर डाउट्स के लिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि जब मैं कर रही थी प्रिपरेशन तभी भी ऐसा था कि कुछ ऐसे डाउट्स थे जहाँ पे, क्योंकि मेरी आदत थी, अगर मैं पढ़ते पढ़ते किसी चीज़ में अटक गई या कोई डाउट है मेरा वो सॉर्ट नहीं हो रहा है, तो मैं उससे आगे नहीं बढ़ सकती, मेरा दिमाग वहीं पर अटका रह जाता था। इस वजह से फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था सॉल्व करने में। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर ऐसा कोई भी सीन है अगर आपके साथ है, या वो चीज़
यूट्यूब पे, गूगल पे कहीं नहीं मिल रही, क्योंकि मुझे जो चीज़ नहीं मिलती थी उन्हीं में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती थी। और कि कोई कोचिंग वगैरह भी नहीं ले रही थी, तो जी कि किसी मेंटर से या टीचर से उस चीज़ को कंफर्म कर सकूँ कि ये क्या सही है क्या गलत है उसमें। तो इसलिए ऐसे किसी भी डाउट में आप मुझे पूछ सकते हो, और जो मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उनमें तो मैं आपको वैसे भी डेफिनेटली हेल्प कर दूँगी। तो मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मैथ्स को छोड़ के बाकी सब है। तो आराम से मैथ्स को छोड़ के बाकी किसी भी चीज़ में पूछ सकते हो, क्योंकि मैथ्स का क्या है वो सिर्फ मैंने 10th तक ही करी है, और 10th के बाद की भी जो है ना वो स्टैट और वो सारी चीज़ें अच्छे से करी है। तो 10th तक की मैथ्स में भी पूछ सकते हो, लेकिन मैथ्स के तो आराम से कुछ मिल जाएंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ वो चीज़ें मेन पूछना जो आपको और कहीं नहीं मिल रही है। तो उसके लिए मैं आपको बताने की, आपकी हेल्प करने की उसमें पूरी पूरी कोशिश करूँगी। तो CDS SSB को छोड़ के नहीं, मतलब उसके साथ साथ आप इन चीज़ों के बारे में भी मुझसे पूछ सकते हो अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, कि अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या किसी टॉपिक पे कोई डाउट आया। हाँ, टॉपिक से याद आया, वो तो ख़ैर आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से करना है। अब जैसे कई लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि मैम कौन सा चैनल फ़ॉलो करें या फिर कौन सी अकेडमी जॉइन करें वगैरह। बेटर है कि ये चीज़ें आप थोड़ी-सी एनालाइज़ करो। हाँ, अगर मैं थोड़ा-सा रिसर्च करती हूँ, क्योंकि मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो मैं तो वही टॉपिक वाइज स्टडी करती थी कि मैं प्रॉपर बुक से कर रही हूँ। और बुक में अगर किसी चीज़ में पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे डाउट आया, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को मैंने जाके यूट्यूब पे सर्च कर लिया। फिर 3-4 वीडियोज़ देखी, जो वीडियो में मुझे बेस्ट लगा कि हाँ, इन्होंने अच्छे से समझाया, उससे मैंने वो कर लिया। तो इसलिए मैंने किसी चैनल का रिकमेंडेशन आपको नहीं दे सकती, वो आपको अपने उससे करना होगा। बाकी अगर आपको भी इसी तरीके से पढ़ना है कि बुक से पढ़ो, जिस टॉपिक में डाउट आया उसे पिक करा, उसे गूगल करा, उसको समझा, उस तरीके से कर रहे हो तो ठीक है। प्रॉपर अगर आपको चैनल्स फॉलो करने हैं तो कर सकते हो, बहुत सारे चैनल्स हैं। इनफैक्ट अब तो फॉर्म्स आने वाले हैं, तो बहुत सारे लोग अपने कोर्सेज भी रेडी रखेंगे पूरे कराने के लिए। हाँ, बस पूरी तरीके से किसी पे डिपेंड मत रहना, क्योंकि आपके वीक पॉइंट्स और आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स सिर्फ आप जानते हो। वो अपने बैच के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करा देंगे, लेकिन हो सकता है आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, वो आगे बढ़ जाए। हाँ, वो तो ठीक है कि यूट्यूब पे आप दोबारा उसे रिवाइंड करके देख सकते हो, लेकिन स्टिल जो चीज़ें आपको डाउट है, ज़रूरी नहीं है वो पूरा एकदम अच्छे से डिटेल में समझाएं। तो इसलिए इट्स अप टू यू कि आपको ये चीज़ें कैसे करनी है। डाउट्स के लिए आप कहीं पे भी किसी भी चैनल को फॉलो कर सकते हो, या पर्टिकुलरली कोई डाउट उठा के, मतलब डाउट को पिक करके वहाँ पे गूगल कर सकते हो। और एक लास्ट चीज़ ये कि प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं कि मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, खाना पीना, मतलब सब सब त्याग दिया, मोह माया के साथ खाना पीना भी त्याग दिया। कुछ इतनी भी ज़्यादा वो मत होना, क्योंकि खैर ये तो मैं एक आइडिया के लिए बोल रही हूँ, ऐसा भी नहीं है कि कोई खाना पीना त्याग देगा। मेन है कि बस थोड़ा सा बाकी चीज़ों में भी इन्वॉल्व रहना, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मैंने खुद को झोंक दिया था उस चीज़ में। मतलब अभी पता है, मैं 3-4 साल बाद कहीं आउट ऑफ स्टेशन गई हूँ, उसके लिए भी बल्कि मैं शेयर कर दूंगी एज अ व्लॉग, कुछ वो डाल दूंगी। मैंने तो वहाँ पे कुछ इतनी खास वीडियोस नहीं करी थी, काफ़ी टाइम से मैं भी जाना चाह रही थी एक पर्टिकुलर जगह पे, पर मेरे को ये लग रहा था कि यार अभी इतना वो करना है। तो यार और पर जब मैं फोर्सफुली ही सही, पर जब मैं बाहर निकली तो सीरियसली मुझे लगा कि यार मैं कितना कुछ मिस कर रही थी। तो ऐसे भी मत वो होना कि भाई कि सारे प्लान्स कैंसिल, मतलब ठीक है जो चीज़ें काम की नहीं है वहाँ पे तो डेफिनेटली मत जाओ। आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो भी आपकी स्टडीज़ ही होना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि आप बाहर की दुनिया को एकदम सब कुछ गायब कर दो, क्योंकि हर नॉलेज ज़रूरी है आपके लिए। तो खैर ये तो मैं एक सजेशन दे रही थी, अपने मतलब पर्सनल एडवाइस दे रही थी। ये रहना कि भाई बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि करंट अफेयर्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीज़ें भी करना, और थोड़ा सा अपनी मतलब पूरे अपने दिन के स्केड्यूल में 60% स्टडीज़ रखना, और बाकी के 40 थोड़ा आप एक्सरसाइज करनी है आपको, और भी सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि आपको मेंटली फिट भी रहना है। तो इसलिए थोड़ी ऐसी एक्टिविटीज़ भी करना जो आपके दिमाग को रिलैक्स करे। इस उस पे कह रही हूँ मैं कि थोड़ा ये नहीं कि पूरा पढ़ाई में ही लगे रहो, क्योंकि किताबी कीड़ा नहीं बनना है, आपको चीज़ें समझ के करनी है, और समझ के करने के लिए आपको दिमाग भी अपना फिट रखना है। तो मेन यही कहना था मुझे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं वही जो मैं बता रही हूँ कि जहाँ पे मैं अभी विजिट करके आई थी, उसके लिए भी कुछ लोगों ने पूछा था, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एज अ व्लॉग उसको भी अपलोड कर दूँगी। बाकी सबसे ज़्यादा अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी वो आपकी इंग्लिश को लेकर रहेगी, आपकी वोकैब और आपकी ग्रामर इंग्लिश का, क्योंकि पूरा एक पेपर है, ऊपर से आपको कम्युनिकेशंस भी अपने अच्छे रखने हैं। सो बी इन टच फॉर दैट, और अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। इसको छोड़ते हुए